कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ एन आर्टिकल और ऑथर ऑफ द बुक। डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई कर लें कि डॉक्यूमेंट किससे मुताल्लिक है। न्यूज़ क्लासिफायर जैसे होता है वैसे ही हम कोई डॉक्यूमेंट भी जो है मुख्तलिफ इनपुट में दे के उसकी क्लास जो है वो आइडेंटिफाई करा सकते हैं। टाइम सीरीज के डाटा को जो है ना वो हम प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। दो आर्टिकल किस तरह क्लोजली रिलेटेड है। सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन जो है वो की जा सकती है। सेंटिमेंट एनालिसिस, पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज और कमेंट्स, ये हमने किया हुआ है। टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग और डिमांड फॉरकास्टिंग है, और दूसरी सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर लाई करती हैं। वेदर क्या होगा, स्टॉक प्राइसेस क्या होंगे, इन्वेंट्री कितनी रिक्वायर्ड होगी, ये प्रोडिक्ट कर सकते हैं टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग के एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल करके। तो दिस चैप्टर एग्जाम्पल फोकस ऑन टू नैरो टास्क। सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे इसके अंदर, IMDb डेटा सेट पहले भी इस्तेमाल किया है, एंड टेम्परेचर फॉरकास्टिंग जो है, ये दो एग्जाम्पल्स जो है इसमें कवर होंगी, लेकिन बहुत डीपली कवर हो रही हैं और ये कर लेंगे तो दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो मिलती जुलती इससे रिजॉल्व कर लेंगे। तो वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा, अब बात करते हैं टेक्स्ट डेटा की। टेक्स्ट डेटा क्या है, हमारे पास सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड डाटा है जो टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर मौजूद है। टेक्स्ट डेटा को हम न्यूरल नेटवर्क जो है वो कैसे अंडरस्टैंड करता है, इसको एज अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स के तौर पर लेता है कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लिखे हुए हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखे हुए हैं किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, हम काम कर सकते हैं कैरेक्टर लेवल पर भी और वर्ड लेवल पे भी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वर्ड लेवल पे काम होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम टेक्स्ट को प्रोसेस करा के डॉक्यूमेंट क्लासिफाई कर रहे हैं, चीज़ें शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि कीपिंग इन माइंड थ्रू आउट दिस चैप्टर दैट नन ऑफ दीज डीप लर्निंग मॉडल्स ट्रूली अंडरस्टैंड टेक्स्ट इन द ह्यूमन सेंस। जो भी मॉडल बनते हैं वो ह्यूमन की तरह जो है वो टेक्स्ट को रीड नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये बात हम पहले भी बहुत सारी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब पढ़ रहे हैं हम तो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हम जानते हैं कि हम अपना सारा जो डाटा है वो इनकोड करके भेजते हैं, वेक्टराइज करके भेजते हैं, न्यूमेरिक डाटा भेजते हैं, फिर और नेटवर्क उसको प्रोसेस करता है, तो फिर टेक्स्ट टेक्स्ट तो नहीं रहता, वो उन नंबर्स के ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स जो हैं वो नंबर्स के दरमियान जो है वो रीड करता है, मैप करता है, उनको फाइंड आउट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट नंबर, टेक्स्ट भी नंबर, वॉइस भी नंबर, इमेज भी नंबर, सब कुछ नंबर है। तो रादर दीज मॉडल कैन मैप स्टैटिक स्ट्रक्चर, पैटर्न रिकग्निशन है वर्ड्स की, सेंटेंस एंड पैराग्राफ की, उसी तरह से पैटर्न रिकग्निशन है जिस तरह हम पैटर्न करते हैं पिक्सल की। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा कि भाई न्यूरल नेटवर्क जो है वो डाटा जो है वो ना टेक्स्ट लेता है ना साउंड लेता है। हमें डाटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, हमें डाटा को रॉ डाटा को जो है ना वो कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमेरिक सेंस में, जिसे वेक्टराइजेशन कहते हैं, या वेक्टराइजिंग टेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक सेंसेस। तो वेक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस, वेक्टराइजेशन भी जो है तीन तरीके यहाँ मेंशन है।
कि आप अपने टेक्स्ट को वर्ड्स में ब्रेक कर लें या अपने टेक्स्ट को कैरेक्टर्स में ब्रेक कर लें एंड ट्रांसफॉर्म ईच वर्ड इनटू अ वेक्टर, और इसमें ट्रांसफॉर्म ईच कैरेक्टर इनटू अ वेक्टर, extract n grams of word of character and transform each n grams to vector. n grams ओवरलैपिंग ग्रुप्स होते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं वेक्टराइजेशन की या सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन से मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, एक रिव्यू है, लाइक दिस, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है वो हम इस सेंटेंस को अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक कर लें। ये क्योंकि मैं एक वर्ड ले रहा हूं, इसलिए ये जो सेगमेंटेशन है ये वर्ड लेवल सेगमेंटेशन कहलाएगी। ठीक है, ये वर्ड लेवल सेगमेंटेशन कहलाएगी। एक एक वर्ड जो है वो अलग ट्रीट होगा। ठीक है, और हर वर्ड को इनिशियली एक ना एक जो है न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो असाइन की जाएगी। इस तरह इंडेक्सिंग करते हैं हम अपने इसके अंदर जो है वो इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये मैं बहुत रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, वरना उसके अंदर जो है बहुत सारी और टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे वर्ड्स जो है वो ओमिट करने पड़ते हैं, पंक्चुएशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, जिनका जो रिव्यू के ऊपर जो है कोई असर नहीं डाल रहे होते, उनको ओमिट करना पड़ता है, लिमिटाइजेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे सेम वर्ड्स होते हैं, उनको खत्म करना पड़ता है। वो सारी प्रोसेसिंग है, वो सब बाद में देखेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया है, अब इसका मतलब क्या है कि जीरो हो गया ये। ठीक है, जीरो का मतलब दिस है, यानी अब कहीं पर भी अगर जो है, अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो रिव्यू है ये न्यूमेरिक में अगर बात करूँ तो दिस, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब दिस इज अ वेरी बैड मूवी, ये एक न्यूमेरिक इंडक्शन में 015 इसके पीछे कोडेड हो गया है, लेकिन ये कोडेड भी फर्दर हमें जो है, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 को भी हमें 1 और इनकोड करना पड़ेगा, फिर इसका भी जो है फर्दर जो है हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। अब हमारे पास वोकेबलरी कितनी है, 6 की वोकेबलरी है। ये 1 हो गया, ये हमें पुराना काम आता है, हमने 6 का जो है एक वेक्टर, हर एक के लिए 6 का जो है वेक्टर बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो पूरा हमारा डाटा है वो 1 नॉट इनकोड भी साथ साथ हो गया। समझने में मुश्किल नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये चीज़ हम पहले भी जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं। अपने लेबल्स को जब हम 1 नॉट इनकोड करते रहे, याद होगा आपको। और ये आपके पास जो है वो हमारा पूरा रिव्यू जो है, एक एक वर्ड जो है। सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया, पहला जो स्टेप किया है वो हमने सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन करने के बाद हमने दूसरा ये वाला जो असाइन स्टेप किया है, ये वेक्टराइजेशन की है। हमने ये वाला जो काम किया हुआ है, ये हमने 1 हॉर्स इनकोडिंग की। अच्छा, हमें याद होगा कि जब हमने पहले एग्जांपल्स की थी, डाटा को कैरस के थ्रू हमने
लोड किया था कि लोड IMDb डाटा सेट, तो हमारे पास वो डाटा ऑलरेडी वेक्टराइज हुआ मिला था, यानी हमें पहले ही नंबर्स की फॉर्म में मिला था, जिसको हमने बाद में डिकोड भी किया था टेक्स्ट की फॉर्म में। याद होगा आपको, नहीं याद तो उस एग्जाम्पल को जाके देखिएगा। तो लेकिन इस चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह हम डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में लेंगे, यानी अल्फाबेट्स की फॉर्म में लेंगे और खुद उसको वेक्टराइज भी करेंगे और सारे प्रोसेस जो है खुद अप्लाई करेंगे। सर अगर ये सेंटेंस में अगर लेट सपोज अगर 10 वर्ड्स होते तो ये जो डॉट कोडिंग आपने की है, इन ऑर्डर कोडिंग आपने की, तो ये फिर 10 तक डिजिट्स जाते। जितनी वोकैबुलरी होगी ना, अगर हमारे पास जो टेक्स्ट प्रोसेस हुआ है उसके अंदर 50,000 यूनिक वर्ड है, यूनिक वर्ड, तो फिर एक वेक्टर जो है वो 50,000 लेंथ का बनेगा। यानी उसकी डायमेंशन वेक्टर की 50,000 की होगी, 10,000 की होगी, 1000 की होगी, 500 की होगी, उसमें एक ही वन होगा। जी मैं समझ गया। ठीक है ना, उसमें एक ही वन होगा। अच्छा, वन ऑर्डर इनकोडिंग भी एक तरीका है इनकोडिंग करने का। इसी चैप्टर के आगे इसका एडवांस एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसे वर्ड एम्बेडिंग कहते हैं। वो इससे ज़्यादा इजी टू अप्लाई है, अंडरस्टैंड करना उसे थोड़ा मुश्किल है, पर इजी टू अप्लाई है और फास्ट है और मेमोरी एफिशिएंट भी है। तो वहाँ जाके हम वन ऑर्डर इनकोडिंग को ड्रॉप कर देंगे। लेकिन जब कभी हमें लेबल्स को अपने डाटा सुपरवाइज लर्निंग के अंदर डाटा हो और लेबल्स हो, लेबल्स को अगर हमें इनकोड करना होगा, वहाँ हम वन ऑट इनकोडिंग ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर अब ज़्यादा जो है वो वर्ड एम्बेडिंग इस्तेमाल होती है, क्योंकि जहाँ साइज बड़ा हो जाता है ना, इसकी सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो यही है कि जब बहुत वेक्टर साइज बहुत ज़्यादा डायमेंशनल हो जाता है, इतनी वोकैबुलरी है, इतना बड़ा वेक्टर जो है वो अंडरस्टूड है कि वो बनेगा, तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है कि बहुत बड़ा साइज हो जाता है। तो ये मसला जो है वर्ड एम्बेडिंग में हल हो जाता है अगर वहाँ कोडिंग के अंदर जो है वो 10-20 हज़ार डायमेंशनल वेक्टर बन रहा है एक वर्ड के लिए, तो वर्ड एम्बेडिंग में जो है वो डायमेंशन 10-20 हज़ार से रिड्यूस होके 50-100 पे आ जाती है, तो बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है उससे। तो अभी आगे टॉपिक हैं सेगमेंटेशन करी, सेगमेंटेशन टेक्स्ट इनटू वर्ड। सेगमेंटेशन जो है वो हम कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं। फिर हमने उसको सेगमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया ईच वर्ड इनटू अ वेक्टर। अच्छा, डिफरेंट यूनिट्स इनटू व्हिच वी कैन ब्रेक डाउन द टेक्स्ट आर कॉल्ड टोकन। जो सेगमेंट बन के जो चीज हमें हासिल हो रही है उसको हम टोकन कहते हैं। यानी ये जो दिस है, दिस वन, ये एक टोकन है, ये इज जो है ये एक टोकन है। अगर ये कैरेक्टर लेवल पे करेंगे तो फिर ओनली टी जो है उसका एक अलग टोकन होगा, एच का अलग टोकन होगा, आई का अलग टोकन होगा एंड सो ऑन। तो जिस भी यूनिट में आप ब्रेक कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं, वो टोकन कहलाएगा। और ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू टोकन इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। पहले टेक्स्ट को तोड़ा, तो ये जो स्टेप हमने किया है, ये पूरा स्टेप ब्रेक करने का, ये टोकनाइजेशन स्टेप हो गया। टोकनाइजेशन के बाद फिर ये वेक्टराइजेशन स्टेप हो गया और फिर ये वन ऑट इनकोड हो गया। तो टोकनाइजेशन कहलाता है ये ब्रेकिंग करना। और ऑल टेक्स्ट वेक्टराइजेशन प्रोसेस consists of applying some tokenization scheme and then associating numeric vector with the generated token. These vectors packed into sequence of tensor are fed up into the neural network. There are multiple ways to associate a vector with a token. बहुत सारे तरीकों से एक वेक्टर और एक टोकन को एसोसिएट किया जाता है, यानी एक टोकन को वेक्टर दिया जा सकता है बहुत सारी तरह से, जिसमें हमने पहला तरीका देखा अभी वन नॉट इनकोडिंग। दूसरा तरीका जो है वो एम्बेडिंग है, जिसको टोकन एम्बेडिंग कह रहे हैं या वर्ड एम्बेडिंग कह रहे हैं, ज्यादातर वर्ड एम्बेडिंग कहलाता है। ये काम यहाँ पर भी हुआ है। एक टेक्स्ट से टोकन बनाए, टोकन से जो है वो वेक्टर जनरेट किए, वर्टिकल वेक्टर्स बने हुए हैं।
और जो भी रिपीट हो रहा है उसका वेक्टर भी जो है वो रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यूनिक वर्ड लेंगे और वो यूनिक अगर रिपीट हो रहा होगा तो फिर उसकी जगह सेम वेक्टर जो है वो आ जाएगा। सर यहाँ से फिर एन वही कॉन्सेप्ट आ जाता है जहाँ पे हमने टैक्स के हमने एक याद हमने स्प्लिट फंक्शन यूज किया था, उससे फिर हाँ एग्जैक्टली। अभी हम स्प्लिट फंक्शन दोबारा यूज करेंगे जब मैनुअली हम टोकनाइज भी करेंगे और मैनुअली वन आउट इनकोड भी करेंगे विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी। फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे तो हम वहाँ बिल्ट इन कैरस का जो है वो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेंगे टोकनाइजर की, वो हमें ऑटोमेटिकली करके दे देगा। तो मैनुअली जब जाएंगे तो हमें स्प्लिट करके ही एक एक वर्ड जो है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग एन ग्राम्स, जो तीसरी चीज यहाँ लिखी हुई थी वो एन ग्राम्स थे कि एन ग्राम्स क्या होते हैं। एन ग्राम्स ऑब्सोलीट हो गया है अब, फिर भी यहाँ जिक्र है तो एक रेफरेंस दिया हुआ उन्होंने कि पूरे सेंटेंस को अगर हम कह रहे हैं 2 ग्राम्स तो देयर विल बी मैक्सिमम 2 वर्ड इन द सेट। अगर 3 ग्राम्स कह रहे हैं तो देयर विल बी मैक्सिमम 3 वर्ड इन द सेट ऑफ वैल्यूज। तो द आ गया सिंगल, फिर द कैट, क्योंकि हमारा सेंटेंस द कैट सेट ऑन द मैट। ओके, अब ये पहले वर्ड सिंगल तो आ सकता है क्योंकि एन ग्राम्स में लिखा हुआ है 2 ग्राम्स, एन की वैल्यू 2 है, तो दिस कैन बी 1 एंड 2। और एन की वैल्यू अगर 3 है तो दिस कैन बी 1 2 एंड द कैट। फिर कैट आया, कैट के साथ अगला वर्ड आ गया सेट, फिर सेट आया, सेट के साथ अगला ऑन आया, ऑन। 2 से ज्यादा नहीं, इस तरह ये सो ऑन जो है चलता है। सर 3 है तो द कैट, कैट आया, कैट सेट, दो वाले बन गए विद द कैट सेट, सेट सेट ऑन कैट सेट ऑन। इस तरह ये आपके पास ये बैग कहलाते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स। तो such a set is called a bag of 2 grams or bag of 3 grams respectively. The term bag here refers to the fact that you are dealing with a set of tokens rather than the list of sequence. तो इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। अब इसमें से जो है ना वो कोई सा भी टोकन जो है वो पहले आ सकता है, क्योंकि ये बैग इसीलिए कह रहे हैं कि बैग में हाथ डालेंगे तो यू डोंट नो क्या आपके पास जो है ना वो क्या पहले आएगा। तो दिस फैमिली ऑफ टोकनाइजेशन मेथड इज कॉल्ड द अब वन आउट इनकोडिंग ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर। अब ये वही बात आ गई, अब मैनुअली जो है हम क्या करने जा रहे हैं। अभी मैंने यहाँ आपको पिक्चोरियली आपको करके दिखाया कि वन आउट इनकोड हो रहा है। अब कोडिंग के थ्रू जो है वन आउट इनकोड जो है वो करेंगे, ठीक है। और तो देखिए कोड गिवन है, तो ड्राई रन करेंगे। तो वन आउट इनकोडिंग इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक वे टू टर्न अ टोकन इनटू अ वेक्टर। Initial IMDb and readers example in chapter 3 done with words in that case consists of associating a unique integer index with every word। हर word के साथ एक integer index दे देंगे हम, जिसको vectorization कहते हैं। then turning this integer index into a binary vector of size and the size of the vocabulary। जितना vocabulary उतना size बनेगा। the vector is all zeros except the ith entry which is 1। सब जीरो होंगे, सिर्फ ith entry जहाँ word आ रहा होगा वो 1 होगा। Of course, one-out encoding can be done at the character level as to unambiguously drive home what one-out encoding is and how to implement it. Listing 6.1 and 6.2 shows the 214 कैरेक्टर। ये एक कोड दिया हुआ है और यहाँ वो एक सेंटेंस, इस कोड को मैं आप लोगों को थोड़ा सा नजर डालें, समझ आ रही कि क्या कर रहे हैं, क्या होता है। वही जो स्प्लिट वाला तरीका इस्तेमाल किया है जो भी आप कह रहे थे, थोड़ा सा गौर करें, समझने की कोशिश करें।
सर जो बैक पेज था उस पे जो 2 ग्राम्स और 3 ग्राम्स जो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे थे, उसका जी एडवांटेज क्या था जी। सर? क्या उसके वन हॉट कोडिंग रिड्यूस हो जाएगी? उसका क्या फायदा था? हाँ, उसके अंदर जो है ना, वन हॉट इनकोडिंग का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता था, लेकिन बहुत रिड्यूस नहीं होता था, मल्टीपल वेक्टर्स और बन जाया करते थे, इसलिए वन हॉट इनकोडिंग ने ही उस प्रोसेस को रिप्लेस किया था। इधर इन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, फीचर इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते थे। अब इसको ऑब्सोलीट कर दिया क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट ही जो है वो वन हॉट इनकोडिंग बनी थी। वन हॉट इनकोडिंग की जो रिप्लेसमेंट है वो एनएलपी में एम्बेडिंग है। अच्छा भी समझा रहा है इसमें क्या हो रहा है, कैसे मैन्युअली वन हॉट इनकोड किया हुआ है दो सेंटेंस को। ये हमारा टेक्स्ट जो है सैंपल की लिस्ट में जो है वो टेक्स्ट मौजूद है। एक डिक्शनरी जो है वो फॉर्म की है, एम्प्टी डिक्शनरी, क्योंकि हमने पूरे टेक्स्ट को प्रोसेस करना है इसलिए लूप लगाना पड़ा। द कैट सेट ऑन द मैट, पहले लूप चलेगा और सैंपल इन सैंपल्स। तो इस सैंपल के पास अब ये पूरा स्ट्रिंग जो है वो आ गया। ठीक हो गया। अब इस स्ट्रिंग में से एक एक वर्ड को हमने सेगमेंट करना, वर्ड लेवल की कर रहे हैं। तो क्या किया हमने जी, फॉर वर्ड इन सैंपल डॉट स्प्लिट, पूरे सेंटेंस को स्प्लिट करते गए और एक एक वर्ड बारी बारी इसमें आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड आएगा वो दा आएगा। दा आ गया वर्ड के अंदर। अब इसने कहा इफ दा नॉट इन टोकन इंडेक्स, उसने जाके चेक किया क्या दा टोकन इंडेक्स में नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं है। नहीं है तो क्या करो, टोकन इंडेक्स के अंदर दा नामी एक की क्रिएट करो। डिक्शनरी आपको याद होगी, ये वर्ड जो है वो की बन गया और इसकी की के अगेंस्ट एक वैल्यू असाइन कर दो जो क्या होगी, टोकन इंडेक्स की लेंथ जो इस वक्त है 0, 0 + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या प्लेस हो जाएगा, इसके अंदर द एज अ की प्लेस हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर इनर लूप दोबारा चलेगा और अगला वर्ड आया कैट। दोबारा चेक किया क्या कैट टोकन इंडेक्स में नहीं है, देखा नहीं है, ट्रू। ट्रू है तो फिर ये चलेगा। तो कैट जो है इस दफा की बन जाएगा और वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2। 1 हो चुकी है उसकी लेंथ, क्योंकि एक वैल्यू जा चुकी है दा वहां पर, टोकन इंडेक्स की लेंथ 1 हो चुकी है, अब अगली वैल्यू आ गई 2, तो कैट को 2 मिल जाएगा। सेम इस तरह सेट को 3 मिल जाएगा, ऑन को 4 मिल जाएगा। दा ये सेम नहीं है, ये कैपिटल केस सेंसिटिव होने की वजह से इसको अलग टोकन मिलेगा, अलग इंडेक्स मिलेगा, मैथ को अलग इंडेक्स मिलेगा। तो फिर ये सैंपल जो है ये पूरा हो गया, इनर लूप जो है वो पूरा हो गया। देन अगेन वो आउटर लूप दोबारा चलेगा और सैंपल्स में से अब अगले सैंपल की बारी आएगी। अगले सैंपल में ये पूरा सेंटेंस आ गया, इसको स्प्लिट किया, दा मिल गया इसको कैपिटल टी के साथ। इसने चेक किया कि दा नॉट इन टोकन इंडेक्स, देगा फॉल्स, क्योंकि वो दा ये वाली फॉर्म में पहले ही यहाँ पर मौजूद है, तो फिर उसको टोकन असाइन नहीं होगा, तो उस टोकन को इंडेक्स असाइन नहीं होगा, स्किप हो जाएगा, रिपीट हो रहा, यूनिक हमें चाहिए और छोड़ दिया। फिर डॉग को मिल जाएगा, एड को मिल जाएगा, माई होमवर्क। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो यहाँ तक का इजिली आपके पास चल गया। ये करने के बाद अगर आप टोकन इंडेक्स चेक करेंगे तो यू विल सी अ डिक्शनरी वेयर
द कैट सेट ऑन, ये सारी स्ट्रिंग जो हैं वर्ड लेवल पे वर्ड के सेगमेंट होके कीज बने हुए होंगे और 1 2 3 से ऑनवर्ड जो है वो इनकी आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी। तो मैं इसको चलाता भी हूँ साथ साथ। लेट्स सी। ये हम मैन्युअली कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम यूज भी कर सकते हैं जो लाइब्रेरीज हमें गिवन है। सॉरी, ये हमारे पास इतना काम है, इसका आउटपुट चेक करते हैं है। और ठीक हो गया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं टोकन इंडेक्स की डिक्शनरी को चेक करता हूँ कि किस तरह। सॉरी, ये हमारे पास जो है क्या मिल गया हमें, एक एक इंडेक्स जो है वो हर वर्ड को मिल गया है यूनिक को। ठीक है, अगर आप दा को दा ट्रीट करना चाहते हैं तो यू कैन यूज, यहाँ पर आप जो है ना वो वर्ड के आगे उसका लोअर केस बना के जो है वो डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो लोअर केस बन जाएंगे तो लोअर केस में फिर ये दा भी जो है वो उस तरह रिपीट नहीं होगा। तो ये तो आधा काम हुआ है। अब हमें हर इंटीजर डॉट इनकोड लगाना है। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया मैक्सिमम लेंथ 10 के से बड़ा जो लेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 रखेंगे, यानी वेक्टर साइज जो है वो हमने 10 कर दी। अगर ज़्यादा हो रही होगी तो वो ड्रॉप हो जाएगा और उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है एक, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमने रिजल्ट को सेव करने के लिए कंटेनर बनाया था जीरोस का यूज कराया था। तो np डॉट जीरोस का इसकी शेप क्या होगी, सैंपल्स की लेंथ कितनी है भाई 2। तो ये आपके पास एक बन गया 2 और मैं इधर एक चीज देखना चाह रहा हूँ। तो सैंपल टू मैक्सिमम लेंथ 10 और टोकन इंडेक्स डॉट वैल्यूज, सारी वैल्यूज उठाई, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू उठाई और उसमें 1 ऐड कर दिया। तो कितनी थी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 थी, 10 के बाद 1 ऐड कर दिया तो 11। तो ये हमारे पास जो शेप बन गई वो 2, 10, 11, यानी 10, 11 की 3 डायमेंशन बनेगी ना। 10, 11 के हमारे पास जो है वो 3 बन जाएंगे। मैं इधर इसको भी सेपरेट करके दिखा देता हूँ उसके व्यू में। ये क्या कर रहा है भाई, ये तीसरा पैरामीटर मैं लेंथ का वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। अगर रिजल्ट वाली मैट्रिक्स को चेक करूँ तो ये मुझे दिखाएगा कि 2 जीरोस की कंटेनर बने हैं क्योंकि सैंपल डेप्थ इसकी 2 थी और आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ रॉस जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 9 to 11 10/11 की 2 जो है वो आपके मैट्रिक्स में 2 क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास
सैंपल्स में जो सेंटेंस हैं वो 2 हैं, उनके वर्ड्स को हमने इनकोड करना है। तो हमारे पास कितने वर्ड्स हैं? 3 3 6 और 5 11, ठीक है। 11 एक बढ़ा के, ये डायनामिक थोड़ा सा किया है, वरना आप ऊपर काउंट करके मैनुअल भी जो है इसकी लेंथ जो है डिफाइन कर सकते हो। तो 11 वर्ड्स के लिए इनकोड 11 का तो साइज का वेक्टर बनेगा, टोटल वोकैबुलरी है, और टोटल लेंथ जो है वोकैबुलरी कितनी है? तो 10 है। तो 10 का बनेगा एक सेंटेंस के लिए, फिर दूसरे सेंटेंस के लिए। वही काम किया जो भी हमने यहाँ किया था, सेम काम हो रहा है। तो हमने जीरोस बना ली, उसके अंदर 1 1 1 उस जगह पे रिप्लेस मार देना है। तो यहाँ पर अब काम किया, फॉर आई सैंपल इन्यूमरेट सैंपल। इन्यूमरेट का सबको अंदाजा है, व्हाट डज इन्यूमरेट डू? इन्यूमरेट जो है वो इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करा दूं तो मतलब मेरे पास सैंपल्स हैं, सैंपल प्रिंट कराओ सैंपल हो जाएगा, लेकिन मुझे साथ साथ नंबरिंग भी चाहिए, जिस तरह हम पांडास में देखा इंडेक्सिंग आपके पास आती है। तो इन्यूमरेट चला दूं तो वो ये इन्यूमरेट जो है वो जब सैंपल भेजेगा तो उसके साथ एक नंबर भी भेजेगा जो स्टार्ट फ्रॉम 0, वो नंबर आई में आ जाएगा। तो दिस बिकम्स आई कॉमा सैंपल। अगर मैं प्रिंट करा दूं तो वी विल सी लाइक दिस, तो सैंपल प्रिंट हुआ, उसके साथ एक 0 इंडेक्स भी आ रहा है, सैंपल का इंडेक्स, राइट। ओके, तो वापस चलते हैं। अब अपने यहाँ पर क्या किया कि एक्सक्यूज मी सर, जी 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 सर अगर एक और एक्स्ट्रा एडिशनल सेंटेंस होता यहाँ पे, तो फिर ये हाँ, जो आपने मैट्रिक्स बनाई ये 3 होते फिर हम, मैट्रिक्स हाँ 10। तो ये इधर देखें, सैंपल की लेंथ खुद ब खुद क्या हो जाती है? ऑटो डायनेमिकली 3 हो जाती है, क्योंकि सैंपल में 3 स्ट्रिंग मौजूद होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, मैं इसको बना भी सकता हूँ, यहाँ पर एक सेंटेंस अपनी तरफ से डाल देते हैं। जी यहाँ जी। हमने सेंटेंस लिया हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस अपनी तरफ से डाल देते हैं, ठीक है। आई लव ये मैंने सेंटेंस डाल दिया। अब मैंने इसको टोकनाइज किया, ये इसमें शामिल भी, मैक्सिमम लेंथ भी हो गया। अभी ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है 3 बन गई। देखो आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपकी वोकेबलरी क्या हो गई है? बढ़ गई ठीक है। है। वोकेबलरी जी जी। बढ़ गई तो आपका एक वेक्टर की डायमेंशन भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई और इससे हमें मैक्सिमम लेंथ भी इंक्रीज करना होगा सर। है। मैक्सिमम लेंथ की जो साइज है 10 हाँ, है। अब हमें मैक्सिमम लेंथ का साइज भी जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको देखते हुए, क्योंकि वो हमने मैनुअली लिया हुआ था। तो आप ठीक है सर। बढ़ा दें, ठीक है। ठीक है सर। तो अच्छा जी, ये आगे क्या कर रहा है? ये आगे कर रहा है कि ये एक इनर लूप लगा रहा है। सैंपल आ गया इसके पास 0। अब उस 0 वाले सैंपल को स्प्लिट भी करता जा रहा है, और हर वर्ड को क्या करता जा रहा है? इन्यूमरेट भी करता जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी स्प्लिट करके आप देगा, तो वर्ड जो है दा इसमें आ जाएगा, 0 जो है वो इसमें आ जाएगा। आगे हमने मैक्सिमम लेंथ दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि अगर ज्यादा आ जाएंगे तो उसको वो डिस्कार्ड कर देगा 10। अब इसने क्या किया? इसने कहा टोकन इंडेक्स डॉट गेट वर्ड। ये क्या हो रहा है? ये डिक्शनरी में से वैल्यू निकालने का तरीका होता है। ये वाला तरीका आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक की बन गई, नेम। नेम के आगे मैंने लिख दिया भाई, ये लिख दिया। तो हम डिक्शनरी में से वैल्यू आमतौर पर यूँ गेट करते हैं कि मैं इसकी यहाँ पर क्या देता हूँ, की पास करता हूँ, और उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है। लेकिन अगर मैं फंक्शन के थ्रू गेट करूँगा, ए डॉट गेट, गेट करके जो भी की है वो मैं यहाँ पे पास कर दूँ, ठीक है।
ये सेम काम करता है, ठीक है। ये काम और ये काम जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको हटा दूं, इसकी जरूरत तो नहीं है ना, समझ में आ गई बात। तो ये काम यहाँ पे हुआ कि टोकन इंडेक्स ब्रैकेट लगा के वर्ड डाल देते, गेट करके वर्ड कर दिया, वर्ड के अंदर, वर्ड के अंदर क्या आएगा भी, टोकन इंडेक्स के अंदर जाओ, वर्ड उठाओ, वर्ड क्या आएगा भी, पहला वर्ड आएगा दा, टोकन इंडेक्स के अंदर मौजूद है। इसकी दा की दा का जो वैल्यू है वो 1 थी, राइट। याद है ना, डिक्शनरी में दा के अगेंस्ट इसकी वैल्यू कितनी है, की वैल्यू है 1। तो हमने की दी है उसको, उसने वैल्यू रिटर्न करी, तो वैल्यू एज अ इंडेक्स वो 1 जो है वो इसको दे दिया। अब उसने क्या किया, अब उसने बोला आई के अंदर 0 आया, जे के अंदर 1 आया, तो 0 1 और 1, क्योंकि इन्यूमरेट हुआ फर्स्ट टाइम, तो जे में भी 0, तो 0 0 और 1 इस पोजीशन पे ये फ्लॉट का 1 डाल दो। अब हुआ क्या होगा, आ जाता हूँ यहाँ पे। अब हुआ होगा कि ये है 0th डेप्थ, ये पूरी 0 मैट्रिक्स है, डेप्थ इसका इंडेक्स, पूरे का इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, ठीक है। और फिर इस 0 वाली मैट्रिक्स के अंदर रॉ नंबर 0 पे जाओ, पहली रॉ पे आ गया, ये आ गया रॉ 0 पे, और फिर कहाँ जाओ, फिर उसको बोला इसके 1 पे क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो आपके पास क्या है, 1 पे, 1 पे इसका 1 कहाँ है जी, इसका 1 हमारे पास है, ये 0 और इसका 1, इधर 1 डाल दिया, और बाकी सब क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक 1 हॉट इनकोडेड वेक्टर जो है वो दा के लिए बन गया, दा के लिए बन गया, जिसके अंदर सिर्फ इस पोजीशन पे 1 आ रहा है, बाकी सब 0, एंड सो ऑन। ये लूप करेगा इसी तरह। ये जे के अंदर अब क्या कहेगा, अगली दफा अगला वर्ड आएगा, अगला वर्ड आएगा कैट के बाद क्या होगा जी, कैट के बाद ये जे की वैल्यू हो जाएगी 1, और कैट का जो इंडेक्स है ये आ जाएगा इसके अंदर 2, कैट का इंडेक्स 2 है या नहीं, चेक करता हूँ, व्हाट इज द इंडेक्स, कैट का इंडेक्स 2 है, इसके अंदर 2 आ गया। ओके, अब ये यहाँ पर आया कहना भाई 0 मैट्रिक्स में ही रहो और 1 रॉ पे आ जाओ और 2 इंडेक्स पे 1 डालो। फिर उसने क्या करना है, उसने ये करना है कि भाई 0 मैट्रिक्स के अंदर ही रहो, फर्स्ट रॉ के अंदर आ जाओ, फर्स्ट रॉ ये है, और इसके 2 पर ऊपर क्या डाल दो भाई, 2 पे 1 डाल दो, और बाकी सारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, एंड सो ऑन। अब ये प्रोसेस यूं ठीक है, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, ब्रेक होगा, तो सैंपल वाला लूप बाहर रहेगा, और सैंपल नंबर 1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ऑटोमेटिकली हम उतर कर दूसरी मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे, 1 मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा हमारे पास एक 1 जो है वो चीज जो है वो मिल जाएगी। तो अभी हम चला के देखते हैं। by sample enumerate, हाँ, तो कोड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, लेकिन फिर भी समझ में आने वाली चीज़ है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सब कुछ जो है वो रिजल्ट की मैट्रिक्स में जाके गया। अब ये जो रिजल्ट है ये चेंज हो गया, देखते हैं किस तरह चेंज हुआ है। रिजल्ट 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 हमारे पास हो गया, बिल्कुल
हमारे पास वेक्टर जो है वो बन गए। ठीक है, 1 1 1 1 1 डायगोनल में जिस तरह हमारे बनते हैं उसी तरह बने। फिर हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, द कैट सेट ऑन द मैट। उसके बाद वर्ड नहीं थे तो एम्प्टी रहा। मैक्सिमम लेंथ हमने 10 दी हुई थी, कम कम कर देंगे। ठीक हो गया जी, समझ में आती है बात सबको? सर जो आप ये सर मैट्रिक्स ओपन कीजिएगा, जी जो सेकंड मैट्रिक्स है सर, यहाँ पे जो फर्स्ट है उसके बाद सर 1 बिल्कुल सेकंड जो है रो उसमें बिल्कुल एंड में आ रहा है। हाँ, तो उसकी वजह यह है कि इसका दा जो है, दा वाला वेक्टर रिपीट हो गया जो ठीक है, यहाँ पर था, क्योंकि दा रिपीट हो रहा था, उसका वेक्टर रिपीट हो गया। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस में था वो क्या था, डॉग। ठीक ठीक है, है, अब डॉग, मुझे ये बताएं, डॉग, ये तो दा वाला वेक्टर रिपीट हुआ है ना। अब वन ठीक है, आउट इनकोड में डॉग की पोजीशन क्या होगी, ये वाला, ये होगी यहाँ ना। होगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आ गई यहाँ पे, डॉग यहाँ पे आ गया। क्योंकि अगर यहाँ पर डॉग डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा तो उसके पैरेलल हो जाएगा, जी सर, जी सर, तो आगे उसी तरह चलेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। और अगर सर सेम रिपीट होगा तो तो एग्जैक्टली वही ले लेगा। वो तो वेक्टर रिपीट हो जाएगा ना, वो तो वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो वेक्टर रिपीट हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये प्रॉपर हम इसको यूज कर सकते हैं कोड के थ्रू, हम खुद वन नॉट इनकोड कर सकते हैं, कोई मजाका नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो है वो ये जो टोकनाइजर की लाइब्रेरी है ये इस्तेमाल करता है, के अंदर अपने पैरामीटर्स दे देते हैं, सैंपल दे देते हैं, और सब कुछ जो है वो वन नॉट इनकोड होके हमें खुद ब खुद मिल जाता है। तो ये बेसिकली ये इसलिए दिया था कि थोड़ा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, आपको भी चीज समझ में आई होगी, तो एक वन नॉट इनकोडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और चीज भी जो है आपको समझ में आएगी बेसिकली क्या हो रहा होगा। अब यही काम जो है वो कैरेक्टर लेवल पे जो है वो, कैरेक्टर करने के लिए स्ट्रिंग की लाइब्रेरी इंपोर्ट की है, और स्ट्रिंग के अंदर जितने प्रिंटेबल्स हैं, यानी जो स्ट्रिंग्स होते हैं, बता देता हूँ, तो ले लेता हूँ, तो फिर एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, कैरेक्टर लेवल भी देख ही लेते हैं। इंपोर्ट स्ट्रिंग, तो पहले से ये बताऊं कि प्रिंटेबल क्या चीज है। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल, इसके अंदर डिफाइन है कैरेक्टर्स को। आप देखेंगे तो ये कौन से कैरेक्टर्स हमें दे रहा है, ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, जो स्ट्रिंग की क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है। तो कैट सोनेट टूर्नामेंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कैरेक्टर्स निकाल ली जो बिल्ट इन कैरेक्टर्स लाइब्रेरी में डिफाइंड है। क्या किया जी, टोकन इंडेक्स निकालने के लिए डिक्शनरी बनाई। किस किस डिक्शनरी बनाई हुई, कैरेक्टर, कैरेक्टर की लेंथ, ये समझ में आ रहा है। रेंज 1 से लेके लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स तक, लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स कितनी है यहाँ चेक कर लेता हूँ मैं, 100 है। तो 100, 1 से लूप चलेगा 100 तक, 100 प्लस 1 तक, क्योंकि 1 से शुरू कर रहे हैं, 0 से शुरू नहीं कर रहे हैं। और जो कैरेक्टर वो और उनको जिप करके तो ये खुद ब खुद जो है वो टोकन असाइन हो गए। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अलग चलाता हूँ टोकन इंडेक्स, ये 100 जो है वो उनको असाइन हो गए। ये बात समझ में आती है क्या हुआ, जिप किया है, दोनों को साथ मिलाया और डिक्शनरी बना दी। जिप तो शायद हमने पढ़ा हुआ था, डिक्शनरी भी इस तरह मुझे याद है बनाई थी हमने, अनजिप भी किया हुआ है। क्लियर है लाइन?
यस सर। मैक्सिमम लेंथ 50 डिफाइन कर दी क्योंकि कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। रिजल्ट की वही जीरो मैट्रिक्स बनाई। मैं थोड़ा दूर दूर कर दूं कोड को। ये जीरोस की मैट्रिक्स वैसे ही बनाई। आउटर लूप लगाया। आउटर लूप के अंदर एक लूप, इनर लूप चलेगा बार बार। ठीक है, बाकी कोड पूरा वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो उठाए जा रहे हैं। दफा जब रिजल्ट को हम देखते हैं, ये कुछ जो है इस तरह से आ रहे हैं, बड़ी मैट्रिसेस आ रही हैं। तो लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स निकालेंगे और टोकन की मैक्सिमम लेंथ प्लस 1 करेंगे, दिस बिकम्स 100। बहुत बड़ी मैट्रिक्स जो है वो बनेंगी। ये थोड़ा सा गौर से आप खुद कर लीजिएगा क्या क्या हो रहा है। टोकनाइजर बड़ा सिंपल सा है। आपने टेंसरफ्लो डॉट कैरेज प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट टोकनाइजर, ये सैंपल दिया। टोकनाइजर को नंबर्स, टोकनाइजर की अपनी लाइब्रेरी के वर्ड बता दिए हमने, 10,000 वर्ड्स जो है। टोकनाइजर को फिट कराया अपने सैंपल्स के ऊपर और टोकनाइजर से को टेक्स्ट टू सीक्वेंस का फंक्शन चलाया, सैंपल दे दी तो उसने सीक्वेंस दे दी। सीक्वेंस को आखिरी हमने मैट्रिक्स का रिटर्न कर दो हमें बाइनरी मोड में उसी सैंपल्स के ऊपर। तो ये वन और रिजल्ट रिटर्न वर्ड टू इंडेक्स निकाल के देख लें, ये कर लें। आपके पास ये चीजें जो है वो बनी बनाई आखिरी फॉर्म में मिल जाएंगी। CENSOR लो कट कैरेट टोकनाइजर इंपोर्ट किया, सैंपल है ठीक है। तो ये बता दिया कितने यूनिक टोकन्स जो हैं वो वर्ड्स में फाउंड किए हैं। 9 यूनिक टोकन्स। वन और रिजल्ट चेक कर लेते हैं। ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है 2D में। वन और पिन कोड तो टोकनाइजर ने हमें दे दिया डायरेक्ट, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मेहनत हमें पीछे करनी है। एक और तरीका है वन हॉट हैशिंग ट्रिक। ये थोड़ा जिसकी टेक्निक जो है वो डिफरेंट होती है, कभी इस्तेमाल तो नहीं किया मैंने, बस कोड इसका है यहाँ पर। ये क्या करता है, ये डायमेंशनलिटी वही है जो मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर दी कि आपका साइज जो है वो 1000 का बनेगा। लेकिन यहाँ पर भी मतलब वही है, स्टोर द वर्ड एज वेक्टर। हर वेक्टर जो है 1005 का होगा। इफ यू आर क्लोज टू 1000 वर्ड्स you will see many hash collisions which will decrease the accuracy for encoding method। अच्छा, तो np.0 मैक्सिमम लेंथ बता दी, डायमेंसिटी बता दी, तो ये 3 डायमेंशन बन गया। 10 रॉ आ जाएंगी और 1000 की जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे और सैंपल 2 हैं। तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स जो है बन जाएगी। फिर इन्यूमरेट किया हुआ, इन्यूमरेट में से जो है वैल्यूज जो हैं वो कैसे निकाल रहे हैं। इंपोर्ट किया है कंट्रोल
डायमेंशनलिटी। अच्छा, चलाते हैं इसको। ये भी आपको जो है के दे रहा है, कुछ यहाँ बिल्टन एब्सोल्यूट और हैश जो है वो इस्तेमाल किए हुए हैं। अच्छा जी, हम बेसिकली कहाँ पहुंच रहे हैं? वर्ड एम्बेडिंग। एम्बेडिंग जो है वो बड़ी ही कमाल की चीज है। हमें एम्बेडिंग की हम लेयर्स इस्तेमाल करें, जिस तरह हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की लेयर होती है, एम्बेडिंग की लेयर हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हमने ड्रॉप आउट लेयर इस्तेमाल करी है, रेगुलराइजेशन लेयर इस्तेमाल करी है, मैक्सफुल लेयर इस्तेमाल करी है। उसी तरह एम्बेडिंग का एक पूरा बैकएंड जो है वो ऑलरेडी डिजाइंड और तैयार मौजूद है। आप सिर्फ उस लेयर को जो है इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब हमारा डाटा आता है तो एम्बेडिंग भी उसमें से वर्ड्स निकाल कर उसके वर्ड्स निकालना और उनकी इनकोडिंग करना, वो सारी चीजें वर्ड हमारे डाटा के साथ साथ सीखती है, लर्निंग होती है। अजीब सी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये बड़ा ग्रेट है। आप वन नॉट इनकोड वेक्टर में आपके पास बहुत ज्यादा स्पार्स होता है, तो हमने देख लिया हाई डायमेंशनल एंड हार्ड कोडेड होता है। वोकेबलरी हजारों में है, तो आपको हजार डायमेंशनल जो वेक्टर बनाना पड़ता। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्पार्स हो जाता है और बास केसेस में तो अनमैनेजेबल साइज ऑफ वेक्टर हो जाता है। लेकिन वन नॉट इनकोड इसके बाद जो वर्ड एम्बेडिंग का वेक्टर बनते हैं वो डेंस होते हैं। वो एक ही वेक्टर में बहुत सारा डाटा जो है वो इनकोडेड हो जाता है, एक ही वेक्टर में। ठीक है, एक ही वेक्टर में बहुत सारा डाटा जो है वो इनकोड हो जाता है, जिसकी वजह से साइज ऑफ वेक्टर जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो मैं कर रहा हूँ, लर्न फ्रॉम डाटा। एम्बेडिंग इज लर्न फ्रॉम डाटा। हर डाटा के लिए अलग अलग एम्बेडिंग जो है वो होती है। हमारा जिस तरह का टेक्स्ट होगा उसकी वोकेबलरी दूसरी होगी। कोई स्पोर्ट्स का आर्टिकल होता है तो उसकी वोकेबलरी दूसरी होती है। कोई पॉलिटिकल आर्टिकल होता है उसकी वोकेबलरी ज़रा चेंज होती है। तो इसलिए जो एम्बेडिंग की लर्निंग है वो हर दफ़ा आपको हर सेट ऑफ वोकेबलरी के साथ डिफरेंट जो है रखनी पड़ेगी। उसके लिए उसकी बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग होती है। और मज़े की बात यह है कि प्री ट्रेंड जिस तरह नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, सेम इसी अंदाज में हम प्री ट्रेंड एम्बेडिंग भी इस्तेमाल करेंगे। तो किसी ने बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वोकेबलरी के ऊपर एम्बेडिंग बना दी है दैट कवर्स ऑल अवर वोकेबलरी। जो हमारे पास जो टेक्स्ट है उसमें जितनी वोकेबलरी है तकरीबन वो सारी वोकेबलरी कवर करती है एम्बेडिंग। तो फिर हमें अपनी एम्बेडिंग को ट्रेन कराने की ज़रूरत नहीं है। हम उसी जनरल मोस्ट जेनरिक एम्बेडिंग जो पहले से हमारे लिए ट्रेंड है उसको ही इस्तेमाल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और काम कर लेंगे, जस्ट लाइक अ प्री ट्रेंड नेटवर्क। तो देयर आर टू वेज टू ऑब्टेन अ वर्ड एम्बेडिंग। एक तरीका मैंने
आपको बताया क्या है, लर्न वर्ड एम्बेडिंग ज्वाइंटली विद द मेन टास्क यू केयर अबाउट. In this setup, you start with the random word vector and then learn word vector in the same way you learn the weights of the neural network. इस तरह न्यूरल नेटवर्क के weights learn किए जाते हैं. उसी तरह ड्यूरिंग ट्रेनिंग एम्बेडिंग की लेयर एम्बेडिंग्स को लर्न करती है हमारे डेटा में. ये होता है ऑन टाइम ऑफ ट्रेनिंग के स्क्रैच से जो है हम अपने डेटा के लिए एम्बेडिंग लर्न करें. दूसरा तरीका है load into your model word embedding that were pre-computed using different machine learning tasks than anyone you are trying to solve. These are called pre-trained word embedding. लोड करें आप जो प्री कंप्यूटेड है, किसी ने किसी और मशीन लर्निंग टास्क के लिए उसको इस्तेमाल किया था और वो अब आप जो है उसको प्री ट्रेन के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे. Let's look at both. दोनों पे देखते हैं. लर्निंग वर्ड एम्बेडिंग विद एम्बेडिंग लेयर. एम्बेडिंग लेयर लगानी है. क्या होता है अभी द सिंपलेस्ट वे, थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सप्लोर करिएगा यूट्यूब वगैरह पे भी. कहीं आपको ग्राफिकली जो है वो कोई पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ कोई ट्यूटोरियल मिल जाए, कुछ मिल जाए जिससे और आसानी से समझ में आ जाए, अच्छा हो जाएगा. So the simplest way to associate a dense vector with a word is to choose the vector at random. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक डेंस वेक्टर किसी वर्ड के साथ जो है वो एसोसिएट कर, तो वेक्टर जो है वो रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट किया जाए. यानी बहुत सारे वेक्टर आपके वेक्टर किसी भी वर्ड के साथ रैंडम बेसिस पे जो है वो लगा दिया जाए. यानी बने बनाए वेक्टर पड़े हैं, उनसे कभी इस वर्ड को कोई वेक्टर देना. अब मैं किसी सीक्वेंस का किसी तरतीब का ख्याल नहीं रखूंगा, मतलब कोई भी वेक्टर उठाऊंगा और उसके साथ वर्ड चिपका दूंगा, लो भाई ये तुम्हारा वेक्टर है. अब वो उसकी सीक्वेंस को वन कहीं भी आ रहा कोई इश्यू नहीं, बट वो उसके लिए जो है वो बन जाएगा. द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट द रिजल्टिंग एम्बेडिंग स्पेस हैज नो स्ट्रक्चर. अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वेक्टर का, वो हम एक्सप्लेनेबल नहीं होगा क्योंकि रैंडम में है. पैटर्न उसका तो होगा नहीं, रैंडम चल रहा है. फॉर इंस्टेंस द वर्ड एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट. अब अगर वर्ड आ गया एक्यूरेट और वर्ड आ गया एग्जैक्ट, में एंड अप कंप्लीटली डिफरेंट एम्बेडिंग. तो क्या होगा कि दोनों अलग ट्रीट होंगे और क्योंकि दोनों के मीनिंग समझने में, रियलाइज करने में, फील करने में एक जैसे होते हैं. ठीक है. जब हम इवन तो दे आर इंटरचेंजेबली मोस्ट सेंटेंसेस, लेकिन उसके लिए वेक्टर अलग बनेगा, दोनों के लिए अलग बनेगा. इट्स डिफिकल्ट फॉर अ डीप न्यूरल नेटवर्क टू मेक सेंस ऑफ सच अ नॉइजी अनस्ट्रक्चर्ड एम्बेडिंग स्पेस. अगर इतनी अनस्ट्रक्चर्ड और नॉइजी एम्बेडिंग स्पेस बनेगी वेक्टर्स की, वेक्टर्स का ग्रुप बनेगा, है वो क्योंकि मैपिंग तो होगी ना, एक्यूरेट भी किसी चीज तरफ मैप कर रहा होगा, एग्जैक्ट भी मैप कर रहा होगा, दोनों एक ही जैसी मीनिंग को मैप कर रहे होंगे, तो प्रॉब्लम जो है वो न्यूरल नेटवर्क को होगी. तो ये क्या चक्कर है, तो ये एक, इसको आप यूँ समझ लें कि एक कैट है, उसका लेबल भी कैट आ रहा है, लेकिन एक अजीब सी चीज़ है, उसका लेबल भी कैट आ रहा है. तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूरल नेटवर्क कि मुझे क्या सिखाया जा रहा है. टू गेट अ बिट मोर एब्स्ट्रैक्ट, the geometric relationship between word vectors should reflect the semantic relationship between these words. वर्ड के जो वेक्टर्स हैं उनके दरमियान जो ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है वो वर्ड के दरमियान सेमेंटिक रिलेशनशिप को भी करा. यानी ज्योमेट्रिक अगर कोई वेक्टर मैप हो रहा है तो सिमेंटिकली भी, सेंस वाइज भी वो दोनों मैप होने चाहिए. जैसे
Word embeddings are mean to map human languages into geometric space. वर्ड एम्बेडिंग क्या है का मतलब क्या होता है कि इंसानी लैंग्वेज को जियोमेट्रिक स्पेस में, ये एक बहुत एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट है। जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बनते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर्स बनते हैं, तो ये सारा गेम जो है वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए ये सारी कहानी चल रही होती है। फॉर इंस्टेंस, इन अ रीजनेबल एम्बेडिंग स्पेस you would expect synonyms हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं, सिमिलर मीनिंग वाले एक ही वेक्टर स्पेस के अंदर आए हैं, एक होना चाहिए। हमने देखा कि हम दा का वन नॉट में और दा स्मॉल के साथ था, उनका अलग वर्ड मतलब वो एक जैसे थे लेकिन उनका अलग वेक्टर था। तो ये वर्ड एम्बेडिंग क्या करेगी, जो सिनोनिम्स एक जैसे वाले को एक वेक्टर करेगी। एंड इन जनरल यू वुड एक्सपेक्ट द ज्योमेट्रिक डिस्टेंस सच एज L2 डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्ड वेक्टर्स टू रिलेट द सेमेंटिक डिस्टेंस बिटवीन द एसोसिएटेड वेक्टर। तो जो L2 डिस्टेंस है, अब ये L2 और L डिस्टेंसिंग जो है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, पढ़ा हुआ है किसी ने? इसको देखें, 4 words आर एम्बेडेड ऑन अ 2D प्लान। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, 4 वर्ड्स को एम्बेड किए, कैट, डॉग, वुल्फ एंड टाइगर। तो विद द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन we choose here, some semantic relationship between these words can be encoded as geometric transformation. Semantic relationships को geometric transformation की तरह जो है वो डाला जा सकता है। For instance, the same vector allows us to go from cat to tiger. एक ऐसा वेक्टर है जो हमें cat से टाइगर की तरफ ले जा रहा है, cat to tiger। अब cat to tiger के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, cat और टाइगर में कोई रिलेशनशिप है। एंड फ्रॉम डॉग टू वुल्फ, और वो हमें डॉग टू वुल्फ ले जा रहा है। दिस कुड, अब इस वेक्टर का नाम क्या हो सकता है? फ्रॉम पेट टू विल्ड एनिमल, कैट से टाइगर की तरफ। और सिमेंटिक क्या बन गया कि पेट टू विल्ड। सिमिलरली अनदर वेक्टर जो है यही वेक्टर देगा, पेट टू विल्ड एनिमल। तो लेट अस गो फ्रॉम डॉग टू कैट एंड फ्रॉम वुल्फ टू कैट जाते हैं और वुल्फ टू टाइगर जाते हैं, विच कुड बी इंटरप्रेटेड कैनिंग फेलिन, यानी नोकीले दांतों वाले और फ्लैट दांतों वाले। In the real world, embedding spaces, common examples of meaningful geometric transform are gender vectors and plural vectors. Gender के भी बनते हैं, plural के भी बनते हैं। For instance, female vector king, we obtained the vector queen by adding the plural vector. तो एक plural vector उसके आगे ऐड कर दिया है तो queen बन जाता है। अब आई मुझे लगा रहे अभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन बहरहाल ये ऐसा ही है। तो थोड़ा इसको टाइम निकाल के ज़रा डिटेल करके जो है एक्सप्लोर करिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कोई चीज़ शेयर कराऊँ जो उसमें ड्रॉ करके जो है ना वो काम हो जाए, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा जहन में बैठ जाए। पूरी थ्योरी तो ज़रा उसकी क्या अभी यहाँ पर आप समझ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी साइंटिस्ट उसके पीछे जो है वो लगी हुई है। अच्छा, करना क्या है? करना सिंपली क्या है कि आपने एम्बेडिंग इंपोर्ट करनी है और एम्बेडिंग लेयर जो है वो लगा दी। सिंपल, एक एम्बेडिंग लेयर है, एम्बेडिंग 1000 multiplied by 64 dimension. The embedding layer takes at least 2 arguments. The number of possible tokens, जो आपको लग रहा है इतनी वोकेबलरी होगी, पॉसिबल वोकेबलरी इतनी होगी, ठीक है। टोकन हियर 1000 से लेके 1 और 1 प्लस मैक्सिमम वर्ड इंडेक्स एंड द डायमेंशनलिटी ऑफ द एम्बेडिंग हियर 64। और कितने डायमेंशनल होगा? 64 डायमेंशनल जो है वो
आपका बनेगा। तो ये किस तरह एम्बेडिंग लेयर हम लगाएंगे। करती क्या है वो, एम्बेडिंग लेयर द बेस्ट डिक्शनरी है वो, क्योंकि वो वर्ड इंडेक्स आता है, वो एम्बेडिंग लेयर में जाता है और कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड वेक्टर जो है वो रिटर्न कर देती है, बिल्कुल डिक्शनरी बना के, मैपिंग लगा के। तो द एम्बेडिंग लेयर टेक्स्ट एज इनपुट 2D टेंसर ऑफ इंटीजर आएंगे उसके पास, ऑफ शेप सैंपल्स एंड सीक्वेंस लेंथ, कितने सेंटेंसेस हैं और कितनी उसकी लेंथ है, वेयर ईच एंट्री इज अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, हर एंट्री जो है वो इंटीजर होगी। इट कैन बी it can embed sequence of variable length. For instance, you could feed into the embedding layer in the previous example batches with shape 3210, batch of 32 sequence of length, or 10 or 64 or 15 batch of 60. All sequence in a batch must have the same length. एक बैच के अंदर जो है वो एटलीस्ट जो सीक्वेंस लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। अगर डाटा अगर अलग अलग है, बैच का डाटा की जो है सेम होनी चाहिए। This layer returns a 3D floating point tensor of shape sample sense embedding dimensionality. आपके पास जो रिटर्न होगा वो 3D एक टेंसर रिटर्न होगा। Such a 3D tensor can be processed by a RNN layer or 1D layer. अब RNN लगा देंगे एम्बेडिंग के बाद या 1D लेयर लगा देंगे, आगे अभी आएगी दोनों लेयर। अच्छा जी, तो यहाँ पर काम किया हुआ है लोडिंग IMDb डाटा फॉर यूज ऑफ एम्बेडिंग लेयर। अब पूरा काम यहाँ पे किया, IMDb डाटा लोड किया, प्री प्रोसेसिंग, मैक्सिमम फीचर बता दिए, मैक्सिमम लेंथ बता दी, डाटा लोड किया, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्सेस, वाई टेस्ट, नंबर ऑफ वर्ड, मैक्स फीचर 10,000। ये आपको याद होगा मैंने समझाया था कि 10,000 मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वर्ड, यानी जितनी वर्ड्स हैं उन सबका काउंट ले लिए और काउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, तो सबसे ऊपर वो वर्ड आ रहा होगा जो सबसे ज्यादा दफा आया है, उसके बाद वो वर्ड आ रहा होगा जो उससे कम आया है। उस तरह नीचे चलते चलते जब 10,000 वर्ड हो गए तो वो टॉप 10,000 वर्ड शामिल थे। फिर पैडिंग लगा दिए कि बाज जगह सीक्वेंस छोटी होगी, 20 वर्ड से छोटी होगी तो पैड करके बड़ा कर देगा, 20 वर्ड से बड़ी होगी तो डिस्कार्ड कर देगा। 20 वर्ड ये बहुत मिनिमम है, इसकी वजह से हमारा एक्यूरेसी लेवल भी जो है बहुत कम आ सकता है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ाने से कंप्यूटेशन रिसोर्स जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी। यूजिंग एम्बेडिंग लेयर एंड क्लासीफायर ऑन IMDb डाटा। अब हमने यहाँ पर ये डाटा लोड कर लिया, क्या करा भाई, सीक्वेंशियल एक एम्बेडिंग लेयर लगाई, 1000 मतलब 8 इनपुट लेंथ, मैक्सिमम कितना था भाई 20 का इनपुट आएगा। एम्बेडिंग की डायमेंसिटी जो है कितनी एम्बेडिंग बनेगी 10,000 हर वर्ड के लिए, 8 मतलब इनपुट लेंथ। उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको फ्लैट किया, फ्लैट करके सिंपल एक सिंगल डेंस लेयर में डाल दिया। बहुत छोटा सा मॉडल है ये, पॉजिटिव या नेगेटिव बताना है इसलिए सिग्मॉइड लगा के एक नोड लगी हुई है, ये आपको मालूम है सिग्मॉइड क्यों यूज किया है। कंपाइल किया, समरी चेक की और मॉडल डॉट फिट चलाया। ये कहता है भी आपके पास जो एक्यूरेसी आएगी वो थोड़ी कम आ रही है 76। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमने सिर्फ हर रिव्यू में से 20 वर्ड सिलेक्ट किए हैं, ज्यादा वर्ड नहीं लिए हैं, लेकिन सिर्फ मेयरली फ्लैटिंग एम्बेडेड सीक्वेंस, एम्बेडिंग को सिर्फ हमने फ्लैट किया है, बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, उस पर भी जो है वो 76% एक्यूरेसी जो है वो यहाँ की आ गई। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है, कोड करना है, सारी चीजें करनी है। अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग। इसके लिए जो है ये एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आपको जो है वो कुछ चीजें डाउनलोड करनी है, वो अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा पहले से,
दो तरह की प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग है, एक कहलाती है वर्ड टू वेक्टर और एक कहलाती है ग्लव एम्बेडिंग। ठीक है, तो आप जब इस लिंक को कॉपी करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा, लिंक एक पेज खुल जाएगा, वहां से आपने जो है डाउनलोड करना है। ये आ गया, आपने ये 6B वाली ग्लव एम्बेडिंग जो है वो 822 MB की है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये पहले से डाउनलोड करके रख लेनी है ताकि हम क्लास में फिर इस पर डायरेक्टली जो है वो काम करें। ठीक है, 6B वाली बुक में भी इसने मेंशन किया है कौन सी वाली डाउनलोड करनी है। फिर उसके बाद जो हमारे पास, हम एक रॉ डाटा लेंगे, अब हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में आएगा डेटा, उसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये पूरी कंप्लीट एग्जांपल इंशाल्लाह, इसमें मज़ा आएगा। और क्लासीफाई करेंगे, ये दिया हुआ है डाउनलोड जहाँ पे करना, वही वाला लिंक है, 6B वाली डाउनलोड करनी। ठीक है, प्रोसेसिंग वगैरह इसके अंदर काफ़ी सारी है, मॉडल बना के, तो काफ़ी सारा काम है, लेकिन अभी तक जितना काम किया है वो आप लोगों ने करना है, उसको प्रैक्टिस में लाना है, बुक को भी थोड़ा स्टडी करना है, और भी कोई रिसोर्स जो है वो ज़रूर देखें। कोई क्वेश्चन हो तो करें अभी। ठीक, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ करें, वरना फिर हम आज का जो है लेक्चर वाइंड अप करते हैं आज। ठीक है, तो फिर आप लोग जो है वो कोड जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा एग्जीक्यूट अपने पास, और मुझे अपडेट करिएगा ग्रुप में। ठीक है, वर्ड एम्बेडिंग को आपने एक्सप्लोर करना है, अगली क्लास में हम इंशाल्लाह प्री ट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, थैंक यू।